हेलो प्यारे बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट नेन्स समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। क्या होती है नेन्स समीकरण, क्यों इसकी आवश्यकता हुई है और किस काम ये आती है, इसको मैं एक बार डिटेल से समझा देता हूँ। देखो, एक फॉर्मूला था जिस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी सेल का सेल विभव ज्ञात करते थे। कौन सा? ई नोड सेल इक्वस टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। ठीक है, इस फॉर्मूले से ईएमएफ का परिकलन कब किया जाता है? जब दोनों इलेक्ट्रोड जिस विलयन में डूबे हुए हैं उन विलयनों की सांद्रता इकाई। ठीक है, अब अगर मान लो सांद्रता इकाई नहीं है और सांद्रता में परिवर्तन किया गया है, तो इलेक्ट्रोड विभव का परिकलन या फिर सेल विभव का परिकलन किस प्रकार किया जाता है? ठीक है, उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? नेन्स समीकरण की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यानी कि सांद्रता एक तरह से जब सांद्रता परिवर्तित कर देंगे, जैसे मान लो 1 मोलर की जगह 0.01 मोलर कर दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में उस सेल के सेल विभव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम किससे समझेंगे? नेन्स समीकरण से समझेंगे। ठीक है, नेन्स समीकरण मैं प्रूव करके बता देता हूँ आपको। एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं इसका, कि माना कि कोई उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है ए प्लस बी बी इक्वस टू सी सी प्लस टी टी। एक नियम था गुलबर्ग बागे का नियम, या रासायनिक साम्य का नियम भी कहा जाता है इसे। गुलबर्ग बागे के नियम को ही एक किस नाम से जाना जाता है? रासायनिक साम्य के नियम से जाना जाता है। ठीक है, जिसके अनुसार साम्य स्थिरांक केसी किसके इक्वल होता है? उत्पादों की सांद्रता बटा क्रियाकारकों की सांद्रता के। ठीक है, आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी क्रियाकारक या उत्पाद की जो सांद्रता है वो हमेशा किससे ज्ञात की जाती है, तो किससे प्रदर्शित की जाती है? हमेशा बड़े कोष्ठक से। इस तरह से बड़ा कोष्ठक लगाया जाता है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी क्रियाकारक या उत्पाद है, जैसे ए की सांद्रता लिखनी है मुझे, तो ये ए लिख दिया मैंने, तो ए की सांद्रता हो गई। और अगर उस क्रियाकारक या उत्पाद के मोल भी दिए हुए हैं तो मोलों को हमेशा घात के रूप में लगा दिया जाता है। ये इस तरह से लगा दिया जाता है। ठीक है, तो केसी कैसे निकाला जाता है? केसी बराबर सी की सांद्रता इंटू डी की सांद्रता। और सी के मोल क्या है? स्मॉल सी। डी के मोल क्या है? स्मॉल डी, अपॉन ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। तो इसके थ्रू हम क्या निकाल लेते हैं? केसी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे एक इक्वेशन और थी जो 11th क्लास में आई थी, ये वाली भी, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और केसी में संबंध। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और केसी में क्या संबंध होता है? डेल्टा जी इक्वस टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। ठीक है, ये डेल्टा जी तो सामान्य परिस्थिति में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, और डेल्टा जी नॉट मानक परिस्थिति में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। ठीक है, आर क्या है यहाँ पे? गैस नियतांक। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना, तो गैस नियतांक कौन सा वाला लेंगे? ऊर्जा वाला लेंगे। दो तरह के होते हैं गैस नियतांक भी, मतलब गैस नियतांक तो एक ही होता है लेकिन उसकी वैल्यू दो तरह की होती है। एक तो होता है 8.314, ठीक है, ये तो जूल के पदों में, और एक होता है 0.083, ये ताप और दाब के पदों में होता है। ठीक है, टी क्या है यहाँ पे? ताप है। ठीक है, ताप क्या होना चाहिए? 298 केल्विन। क्यों? मानक परिस्थिति ले रहे हैं। मानक परिस्थिति में हमेशा तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। ठीक है, अब कोई भी सेल में होने वाली जो अभिक्रिया है वो स्वतः प्रवर्तित होती है। स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के लिए हम क्या लिखते हैं? डेल्टा जी इक्वस टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अगर सामान्य परिस्थिति में तो। ठीक है, लेकिन यदि मानक परिस्थिति में है तो मानक परिस्थिति में हम क्या लिखेंगे? डेल्टा जी नोट इक्वस टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। क्लियर बात समझ में आई नहीं आई यहाँ पे? तो डेल्टा जी इक्वस टू क्या हो गया? माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, और डेल्टा जी नोट इक्वस टू क्या हो गया? माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, मैंने आपको नोट का मतलब बताया ना, नोट किसको प्रदर्शित करता है? मानक परिस्थिति को प्रदर्शित करता है। तो 3 और 4 से हमने क्या किया? डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट का मान इक्वेशन 2 में रख दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस एन एफ ई सेल इक्वस टू माइनस एन एफ ई नोट सेल प्लस आर टी एल एन के सी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे। वो जुगाड़ हमने क्या लगाया? इस समीकरण 5 को हमने माइनस से गुणा करके एन एफ का भाग लगा दिया इसमें। तो क्या आ गया? ई सेल इक्वस टू ई नोट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। ठीक है, अब समीकरण में आर टी एफ इन सब के मान रख दिए, और एल एन का मान कितना रख दिया हमने? 2.303 log 10। ठीक है, या एल एन इक्वस टू 2.303 log लिख दो। ठीक है,
क्योंकि एल तो होता है नेचुरल लॉग, एल क्या होता है नेचुरल लॉग, और लॉग केवल लॉग लिखा हुआ है, लॉग का मतलब क्या होता है इसके बेस में कितना लगा हुआ है 10 लगा हुआ है, बेस 10, ठीक है। तो एल और लॉग 10 में रिलेशन क्या होता है, एल नेचुरल लॉग इक्वस टू होता है 2.303 लॉग। तो इसको लॉग की फॉर्म में चेंज किया तो हमने क्या किया यहाँ पे 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आर की वैल्यू रख दी, ये टी की वैल्यू रख दी, ये एफ की वैल्यू रख दी, ये एन को एन ही लिखा रहने दिया, एल एन को मैंने 2.303 लॉग लिख दिया और के सी को के सी ही लिखा रहने दिया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। पूरा सोल्व किया कंप्लीट, सोल्व करने पर क्या आएगा 0.059 अपॉन एन लॉग के सी आ गया, ठीक है। अब के सी की वैल्यू रख दी ना हमने, सी की सांद्रता, डी की सांद्रता अपॉन ए की सांद्रता, बी की सांद्रता। अब सी और डी तो क्या थे उत्पाद, और ए और बी क्या थे क्रियाकारक। तो हम क्या लिख सकते हैं ई सेल इक्वस टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग उत्पादों की सांद्रता बटा क्रियाकारकों की सांद्रता, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम, डेनियल सेल के लिए नैन समीकरण लिखनी है, ठीक है। और अभिक्रिया ये वाली होती है, उसमें जिंक प्लस Cu2 प्लस इक्वस टू Zn2 प्लस प्लस Cu, ठीक है। देखते हैं, तो हमने पहले तो वही ई सेल इक्वस टू ई नोट सेल लिख दिया और 0.059 अपॉन 2 लॉग, ठीक है। तो यहाँ चाहो तो आप इसको भी सोल्व कर लेना, तो उसको सोल्व करोगे 0.0295 हो जाएगा, ठीक है, लॉग Zn2 प्लस। अब देखो यहाँ पे याद रखना आप, अगर कोई भी क्रियाकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में है या डाई एटॉमिक गैसियस है, जैसे कि H2 की सांद्रता भी हमेशा क्या होती है, जैसे H2 डाई एटॉमिक गैस है तो उसकी सांद्रता भी हमेशा क्या होगी यूनिट होगी, ठीक है। तो हालांकि उसकी सांद्रता नहीं देखी जाती, उसके लिए आंशिक दाब देखा जाता है, गैसों के लिए हमेशा क्या देखा जाता है आंशिक दाब। और ठोस और द्रव, ठोस की सांद्रता हमेशा क्या होती है इकाई होती है, इसलिए Cu की सांद्रता इक्वस टू Zn की सांद्रता इक्वस टू क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आगे देखा केवल क्या रह गया है Zn+2 अपॉन Cu+2, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि ई नोट सेल जो है ये केवल कब काम में लेना होता है, जब सांद्रता क्या हो इकाई हो। इसको भी प्रूव कर रहा हूँ मैं, अगर Zn+2 और Cu+2 की सांद्रता क्या हो इकाई हो, ठीक है, तो ई सेल इक्वस टू क्या हो जाएगा ई नोट सेल माइनस 0.0295 लॉग 1/1। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो पूरा 0 हो गया, तो ई सेल बराबर क्या हो गया ई नोड सेल। ये क्या प्रूव कर रहा है कि जब भी एनोड या एनोडिक सॉल्यूशन या कैथोडिक सॉल्यूशन की सांद्रता इकाई हो तो उसका सेल विभव ई नोड सेल से ही निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या है ई नोड सेल इक्वस टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। जाने कौन सी बार बता रहा होगा मैं आपको, ठीक है। अब किसी एकल इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखा जाता है नैन समीकरण को वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे फॉर्मूला लिख दिया ई, अब यहाँ पे ई सेल तो लिखेंगे नहीं क्योंकि केवल एकल इलेक्ट्रोड है ना, तो केवल क्या लिख दिया हमने ई इक्वस टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। ये इलेक्ट्रोड ले लिया आपने Cu+2 Cu, ठीक है। इसके लिए अभिक्रिया बनेगी तो क्या बनेगी Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन इक्वस टू Cu, ये बन गई। इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं नैन समीकरण लिख रहे हैं। याद रखना सेल के लिए भी नैन समीकरण लिखा जा सकता है और किसी एकल इलेक्ट्रोड के लिए भी लिखा जा सकता है। जब भी एकल इलेक्ट्रोड के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे ई सेल नहीं लिखेंगे और ना यहाँ पे ई नोड सेल लिखेंगे। ई नोड सेल या ई सेल तो कब लिखा जाता है जब सेल लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एकल इलेक्ट्रोड है इसलिए केवल सिंगल ई लिख दिया। तो ई बराबर क्या हो गया ई नोड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग उत्पाद की सांद्रता बटा क्रियाकारक की सांद्रता। तो ई बराबर ई नोड माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग Cu की सांद्रता बटा Cu+2 की सांद्रता। अब आपको पता है Cu की सांद्रता क्या होती है, ठोस है ना, तो क्या हो गई इकाई हो गई। तो ये आंसर आ गया आपके नीचे वाला। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखो इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल भी आपको सोल्व करवा देता हूँ मैं वीडियो में, ताकि आप देख लेना अच्छे से। इस तरह से न्यूमेरिकल आएगा। आपको दे दिया निम्न सेल के लिए नैन समीकरण लिखते हुए ई सेल का परिकलन कीजिए, और आपको ये सेल दे दिया। अब यहाँ पे एक बात गौर करना, Mg+2 की सांद्रता इकाई नहीं है, 0.1 मोलर है, और Cu+2 की सांद्रता 0.001 है, ठीक है। और आपको ई नोड Mg+2 और ई नोड Cu+2 इनकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, यानी मैग्नीशियम और कॉपर के लिए इलेक्ट्रोडिबो के मान दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप क्या निकाल लोगे, अभी आपको दोनों वैल्यू दी है ना, तो सबसे पहले इसका ई नोड सेल निकाल लो। तो वही ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड करके निकालेंगे। कैथोड एनोड की पहचान करना मैंने पहले बताया था आपको, जिसके लिए
ई नोड की वैल्यू कम होती है वो एनोड होता है, और जिसके लिए ई नोड की वैल्यू ज़्यादा होती है वो कैथोड होता है। तो ये ज़्यादा वैल्यू है और ये कम वैल्यू है, माइनस में है ना ये, तो ये तो एनोड बन गया, ठीक है, और ये कैथोड बन गया। तो 0.34, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2.71, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया लिख ली हमने कंप्लीट, इसको तोड़ ताड़ के हमने इसकी अभिक्रिया लिखी। तो अभिक्रिया क्या बनी, Mg+Cu+2 Mg+2 + Cu, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात गौर करो, ये तो हो गए उत्पाद और ये हो गए क्रियाकारक। Cu+2 की सांद्रता 0.001 दी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻³ m भी लिख सकते हो आप, और इसको 10⁻1 m भी लिख सकते हैं, ठीक है। और Cu की सांद्रता और Mg, अब ये Cu और ये Mg, ये तो ठोस है, तो इनकी सांद्रता तो क्या होगी, इकाई होगी, ठीक है। अब ई सेल बराबर क्या लिखोगे आप, ई नोड सेल माइनस 0.059/n log, केवल क्या लिखोगे आप उत्पाद में, तो केवल क्या लिखोगे Mg+2 की सांद्रता, और क्रियाकारक में क्या लिखोगे Cu+2 की सांद्रता। ये Cu और Mg को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ठोस है, तो इनकी सांद्रता तो वैसे ही इकाई है, तो एक को लिख के भी क्या कर लोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.059। अब देखो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, तो 2 आ गया यहाँ पे n की वैल्यू, लोग Mg+2 की सांद्रता 10⁻1/10⁻3। सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो सोल्व करने पर क्या हो गया, ई सेल बराबर, अब ई नोड सेल की वैल्यू तो 2.71 थी, 0.059/2 log 10⁻2, ठीक है। अब आपको सोल्व करना आता है, ये log a⁻b वाला फॉर्मूला लग रहा है। हमेशा क्या होता है log a⁻b, b log a, यही तो होता है log a⁻b का फॉर्मूला क्या होता है, b, ये घात हमेशा क्या होती है आगे आ जाती है, ठीक है। तो इसको घात को आगे लेके आओ आप, log सोल्व करते हैं तो, ठीक है। ये घात आगे आ गई, और यहाँ क्या बच गया log 10 बच गया। log 10 की वैल्यू तो याद रख ही लेना आप, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये 2 तो आगे आ गया, log 10 की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब 2.71 में से 0.059 को घटा देना आप, ये आंसर आ जाएगा 2.651, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बच्चों, जिसको किसी को कोई भी डाउट हो आप या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो या व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ लेना, ठीक है, ओके।